Hello everyone, I hope you all are doing well and you all are fine. Okay, so welcome back to another video and welcome back to the channel English with a Topper. So we are here once again with an interesting story, with an interesting video, and with an informative and fruitful discussion. So in this video we're going to talk about A Devoted Son. This actually is a short story written by Anita Desai. So this story is mostly taught in the South Asian literature because the writer of this very short story is from India. So she's a short story writer and she's a South Asian writer, or we can say a South Asian novelist. So let's first of all talk about the writer Anita Desai. Her original name is Anita Mazumdar, and she was born on 24 June 1937 and in India, and she's an English language Indian novelist. She won the Booker Prize in 2006, and there are so many notable works of her. She writes novels and short stories, but most notable works of her are mentioned over here, like The Fire on the Mountain. And she is, she's born to a German mother and a Bengali father. She received her BA degree in English from the University of Delhi in 1957. And mostly she writes about suppression and oppression of Indian women in her novels and in her short stories. So these are the main themes that we find commonly in every work of her, in every novel of her, or in every short story of her. And so we'll be discussing the short story nextly. So she's Anita Desai, जिसकी पिक्चर यहाँ लगी हुई है. She's very famous novelist and very famous writer. ठीक हो गया. ओके, तो अ डिवोटेड सन जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि अनीता देसाई ने लिखी है. ये शॉर्ट स्टोरी ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1978 में, और जिस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी उसका नाम है गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज़. और फिर जो है ना, दिस स्टोरी इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ सन and examines how time and perspective can change the way actions and intentions are perceived. तो जो है ना, इस स्टोरी में बेसिकली ये है कि ये स्टोरी एक फादर एंड सन के रिलेशनशिप को शो करती है. ठीक है, इंडियन फादर इंडियन सन, तो इट इज़ अबाउट द टिपिकल और इंडियन फैमिली, और इसकी सेटिंग भी इंडिया में ही है. और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं दे आर अ फादर एंड अ सन. तो इसमें होता ये है कि वो जो उसका बेटा था, सन जो था, उसका क्या है कि वो एक बहुत ही अच्छा अपनी स्टडीज़ में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा वो परफॉर्म कर रहा होता है. बहुत ही काबिल और लाइक काइंड ऑफ स्टूडेंट होता है. वो जो है ना यूएसए में अपनी स्कॉलरशिप, यूएसए के यूके पता नहीं, यूएसए में अपनी स्कॉलरशिप को हॉन्ट करता है. फिर जाके एक अच्छा डॉक्टर बन के अपनी जगह लौटता है. लौट के फिर अपनी मामा के कहने पे अरेंज मैरिज भी करता है, अपने घर वालों के साथ अच्छा रहता है. मतलब उसकी अपनी सोसाइटी में, उसकी फैमिली में पहली दफ़ा इतना कोई काबिल, लाइक फाइक और अच्छा डॉक्टर बना हुआ था. तो वो जो है ना, अपने बाबा का बहुत केयर करता है, अपने फादर का, ठीक है, अपने सक्सेस का रिगार्ड भी अपने फादर को देता है, और वो उसका जो ना बहुत केयर करता है. लेकिन होता ये है कि टाइम के साथ साथ जब उनका फादर एजेड हो जाता है, ठीक है, उसको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया हुआ होता है. तो ये जो बेटा है, जो डॉक्टर है, वो उसके जो है ना, उसको सिर्फ एक फ़ादर की तरह ट्रीट नहीं करता है, बल्कि साथ में एक पेशेंट की तरह भी ट्रीट करता है. उसके हेल्थ का ख्याल रखता है. तो उसके हेल्थ का ख्याल रखते हुए उसको ये करना होता है कि बहुत सारे डिशेस, फूड्स जो उसके बाबा को पसंद थे वो उसको मना करने पड़ते हैं. वो उसको जो है ना अपने डाइट में क्या करता है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि ये खाना आपने नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. तो होता ये है कि उनके रिलेशनशिप के अंदर इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस जो है ना, इसको हम केयर कहें या रिस्ट्रिक्शंस कहें, इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप के अंदर काइंड ऑफ चेंजेस आती हैं. किस तरह की चेंजेस आती है ये आपको आगे पता लगेंगी, तो आपने वीडियो को देखते रहना है. लेकिन तब तक हम लोग डिस्कस करते हैं थीम्स. इस टॉपिक के अंदर क्या मेन थीम्स हाईलाइट किए हैं राइटर ने, अनीता देसाई ने. सबसे पहला थीम है डिवोशन. डिवोशन का मतलब है अटैचमेंट. ठीक है, किसी के साथ अटैच होना, डिवोटेड होना, किसी से मोहब्बत करना, किसी के साथ इमोशनली अटैच होना. तो इस स्टोरी के अंदर जो राकेश है, दैट इज़ द सन. ठीक है, द डिवोटेड सन जिसको हमने कहा है वो है राकेश. राकेश जो है वो इंडियन बेटा है जो कि बहुत डिवोटेड है टूवर्ड्स हिज फादर, टूवर्ड्स हिज फैमिली, टूवर्ड्स हिज ट्रेडिशन. वो अपनी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अपने घर में अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करने में भी, अपने फादर के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे हैं. तो ही इज़ अ डिवोटेड
सन। तो ये जो थीम है वो हमें टाइटल से ही मिलता है, अ डिवोटेड सन। तो टाइटल के अंदर से जो हमें थीम मिलता है वो है डिवोशन। वाइल डिवोशन इन अ सन मे सीम टिपिकल, देयर इज अ सेंस दैट राकेश डिवोशन टू हिज फैमिली, इन पर्टिकुलर हिज फादर, इज आउट ऑफ द नॉर्म। वर्मा टेल्स हिज फ्रेंड, वर्मा राकेश के बाबा का नाम है, ठीक है। तो वर्मा टेल्स हिज फ्रेंड that his son bent down and touched his feet after sharing the news about his high grades. The narrator says, one does not often see such behavior in sons anymore. They all agreed a little enviously, perhaps. Their envy may come from the desire of their sons to display this type of behavior, which they apparently do not. ठीक है, तो डिवोशन जो है वो इस लड़के के अंदर, इस राकेश के अंदर बहुत ज़्यादा है। और लाइन के स्टोरी के अंदर की लाइंस ये हैं कि वन डज नॉट ऑफन सी सच बिहेवियर इन सन्स एनी मोर, ठीक है। तो ये जो है ना पैराग्राफ 5 से ली गई हैं स्टोरीज़ की। इसके अंदर भी हमें पता लगता है कि नरेटर कहता है कि आजकल के लड़कों में, आजकल के बेटों में इस तरह की डिवोशन, इस तरह का बिहेवियर नॉर्मली या टिपिकली नहीं मिलता है जैसा राकेश का बिहेवियर है। जैसा राकेश अपना डिवोशन शो करता है, अपनी अटैचमेंट शो करता है अपनी फैमिली के लिए और पर्टिकुलरली अपने फादर के लिए, वर्मा जी के लिए, वो जो है ना आजकल के लड़कों में ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इस सेंटेंस से, इन लाइन्स से जो है ना हमें पता लगता है कि राकेश कितना डिवोटेड है। और नॉवल के शॉर्ट स्टोरी के टाइटल से भी हमें डिवोशन का थीम मिलता है, अ डिवोटेड सन। तो दिस वाज द फर्स्ट थीम। और दूसरी आती है थीम द सेक्रीफाइस ऑफ पेरेंटल ड्रीम्स, ठीक है। पेरेंटल ड्रीम्स मतलब पेरेंट्स के ड्रीम्स और सेक्रीफाइस उनको कुर्बान करना। द स्टोरी एक्सप्लोर द sacrifices made by parents to provide their children with an education and a better life. Verma's parents have given up a lot to ensure his success and they take grand pride in his achievements, ठीक है। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में भी यही होता है कि पेरेंटल ड्रीम्स, पेरेंट्स क्या करते हैं इसलिए कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, इसलिए कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हों, वो अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। खुद के लिए कंफर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके सक्सेस के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर लेते हैं, अपने पीस सेक्रीफाइस करते हैं, अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस करते हैं। तो स्टोरी में भी यही होता है कि अपने उसके राकेश के पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ होता है और इसी वजह से वो जब एक अच्छा डॉक्टर बनता है, जब वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करता है, उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, तो पेरेंट्स जो है ना इस बात का प्राइड लेते हैं और इस बात को जो है ना टेक ग्रेट प्राइड, ठीक है, बहुत प्राइड ले लेते हैं कि हमारे बच्चे ने बेशक अचीवमेंट की है लेकिन उसमें जो है ना उनके पेरेंट्स का भी सेक्रीफाइस था। तो वो उनके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड होता है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जनरेशंस, जिसको हम जनरेशन गैप भी कहते हैं। जनरेशन गैप से मुराद है दो जनरेशन्स के आपस में गैप्स होना, उनके लाइक्स डिसलाइक में डिफरेंस होना, उनके उठने बैठने के तरीके में डिफरेंस होना, उनकी थिंकिंग में डिफरेंस होना। तो स्टोरी के अंदर भी दो जनरेशन है, ठीक है। एक वर्मा जी है, एक उनका बेटा है राकेश। तो इन दोनों की जनरेशन्स में, इन दोनों की जो है ना थिंकिंग में, लाइक्स डिसलाइक्स में, इनकी वे ऑफ लिविंग में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। बेशक वो अपने बाबा के साथ डिवोटेड है, बेशक वो अपने बाबा को पसंद करता है, उसकी बात मानता है, उसने तो अपने पेरेंट्स के कहने पे अपनी अरेंज मैरिज भी की है एक बहुत ही जो है ना ऐसी लड़की से जो प्यारी नहीं है, हालांकि ये डॉक्टर है। हमारे यहाँ पे होता है ना कि बंदा डॉक्टर है तो उसको प्यारी लड़की मिलनी चाहिए, बंदा डॉक्टर है तो उसको भी जो है ना बहुत ही काबिल, पढ़ी लिखी और डॉक्टर ही मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बरअक्स जाके जो ना ये इतना डिवोटेड था, इतना फर्माबरदार था कि इसने इन सब बातों को इग्नोर करके अपनी मामा के कहने पे एक ऐसी लड़के से शादी की जो कि ना प्यारी थी ना पढ़ी लिखी थी, ठीक है। तो ये बहुत डिवोटेड था। लेकिन फिर भी जनरेशन गैप आ रहा होता है इनकी स्टोरी में, इनके प्लॉट में। वो जनरेशन गैप इस तरह से आ रहा होता है कि अभी बेटा डॉक्टर है, उसको पता है कि किस तरह की बीमारी में किस तरह का फूड, किस तरह का खाना अवॉइड करना है, वो अवॉइड कराता है। लेकिन उसके बाबा को लगता है कि मेरा बेटा जो है ना किसी मतलब उसको ये, वो इस बात को अकाउंट में ये नहीं लेता है, वो इस बात को अकाउंट में नहीं लेता है कि उसका बेटा उसकी बेहतरी के लिए ही कर रहा है, बल्कि वो सामने से क्या होता है, नाराज़ हो जाता है, ठीक है, अपने बेटे के बिहेवियर से खुश नहीं होता है कि भाई मेरा बेटा मुझे ये चीज़ क्यों नहीं खाने देता, मेरा बेटा मुझे ऑयली चीज़ क्यों नहीं लेने देता। हालांकि वो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन वो उसको मतलब उसको ये बात सही से नहीं पता है कि वो जो है ना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस वजह से जनरेशन गैप आ रहा होता है। बेशक बेटा डिवोटेड है, बेशक बेटा फरमानबरदार है, लेकिन फिर भी जनरेशन गैप आता है। और जनरेशन गैप जो है वो 21st सेंचुरी का, कंटेम्प्रेरी ईरा का सबसे बड़ा और बर्निंग इशू है। जनरेशन्स के दरमियान जो गैप आता है उसको हम लोग जो है ना अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अच्छे कन्वर्जेशन से, बॉन्डिंग से इसको कम कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी हमें ये करना चाहिए कि बेशक हमारे पास जनरेशन गैप आता है, हमारे पेरेंट्स के साथ
या बच्चों के साथ, तो उसको जो है ना हमें जनरेशन गैप को सही तरह से डील करना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन से, प्रॉपर कम्युनिकेशन से, अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन जो है ना इस नावल में ऐसा नहीं होता है, इस शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता है। द इरोजन ऑफ फीलियल पाइटी, फीलियल से मुराद है फेमिलियल, ठीक है, कोई भी चीज़ जो फैमिली से रिलेटेड हो। तो इनकी जो फिलियल पाइटी थी, इनकी जो फैमिली की बॉन्डिंग थी, कनेक्शन थी, पाइटी थी, उसकी भी इरोजन होती है, उसकी भी इरोजन मतलब जिसके अंदर ख़राबी आती है, ठीक है, जैसे लैंड इरोजन होती है ना, उसी तरह इनकी जो फैमिली बॉन्डिंग थी वो भी ख़राब होती है। इनिशियली राकेश appears to be the ideal son, revering and respecting his parents. However, as he becomes more successful and authoritative, he exerts control over Ma's life, leading to deterioration of the father-son relationship. शुरू में तो ये होता है कि राकेश जो है वो एक बहुत ही डिवोटेड और जो है ना आइडियल बेटा होता है, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, उनकी बात मानता है। लेकिन जब वो अथॉरिटेटिव बनता है, जब वो सक्सेसफुल होता है, जब वो डॉक्टर बनता है, जब उसके हाथ में अथॉरिटी आती है, तो वो क्या करता है, अपने पावर को अपने बाबा पे उस पावर को यूज़ करता है, करके क्या करता है कि उसको ये खाना नहीं खाने देता, ये काम नहीं करने देता, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है। लगाने की वजह से उनका जो फादर सन रिलेशनशिप है उसके अंदर क्या होती है, डिटोरियरेशन आती है, उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आती हैं। देखिए, अब जब भी हम शॉर्ट स्टोरी या किसी भी नावल को एनालाइज करते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, या फिर अगर हम क्रिटिकली इस चीज़ को देखें ना, बायसनेस से हट के अगर हम क्रिटिकली अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए इसको इंटरप्रेट करें, तो ये जो है ना दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक ये कि हम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, वो इसलिए कि डेफिनेटली बेटा अपने बाप के लिए बुरा तो नहीं चाहता था, ठीक है, वो चाहता था कि उसका बाप हेल्दी रहे, उसके बाप की एक लंबी ज़िंदगी हो, उसका बाप जो है ना वो सफ़र ना करे, उसका बाप अगर मेडिसिन्स ले रहा है तो वो इसलिए कि उसकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी रहे। लेकिन फिर भी उसका बाबा जो है वो उसको एक नेगेटिव सेंस में ले रहा है और अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, और दूसरा नेगेटिव सेंस में हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब वो डॉक्टर बना तो अपने ऑफिस में बिज़ी रहा, अपने पेशेंट्स के साथ बिज़ी रहा, हॉस्पिटल में बिज़ी रहा, उस पर बर्डन ज़्यादा आ गया। लेकिन जो भी हो, उस पर जितना भी बर्डन आया, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए, उसको अपने फ़ादर को टाइम देना चाहिए, फ़ादर के साथ अच्छी कन्वर्जेशन करनी चाहिए ताकि उनकी जनरेशन गैप ख़त्म हो सके। लेकिन वो बेटा इतना बिज़ी रहता है कि उनके पास उनके पास अपने बाबा के लिए, अपने बाबा के पास आके बात करने को, डिटेल में बैठ के दुख सुख शेयर करने को भी टाइम नहीं होता है। तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि उसको अपने बाबा के लिए टाइम निकालना चाहिए था ताकि उनका रिलेशनशिप ख़त्म ना हो, ताकि जो जनरेशन गैप है वो कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों ही इंटरप्रिटेशंस हम ले सकते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से हम कर सकते हैं। लेकिन लिटरेचर में ये होता है कि हम जो भी पेपर में लिखते हैं या फिर जो भी बोलते हैं वो सही या गलत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसको प्रूफ कैसे करते हैं। अगर हम एक बात बोलते हैं, अगर हमने कहा कि ये जो राकेश था वो अच्छा कर रहा था, और अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए प्रूफ किया तो मतलब हमारी बात सही है। अगर हमने ये कहा कि राकेश अच्छा कर रहा था, लेकिन अगर हमने अपनी बात के लिए सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट से स्ट्रॉन्ग नहीं लिए, अगर हमें अपने बात को एक अच्छी तरह से प्रूफ नहीं किया, तो हमारी बात गलत होती है। तो यहाँ पे जो सारी बात होती है वो रीजनिंग की और जो है ना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स की होती है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रख के किसी थीम को डिस्क्राइब करते हैं, दैट मीन्स दैट्स करेक्ट। एंड अगर आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो यू विल बी स्कोरिंग फाइन ग्रेड्स इंशाल्लाह। द परस्यूट ऑफ फेम एंड सक्सेस, देखिए फेम और सक्सेस दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा साथ साथ आती हैं, ठीक है। फेम मतलब शोहरत और सक्सेस मतलब कामयाबी। तो शोहरत और कामयाबी अमूमन साथ आती हैं। जब बंदा कामयाब होगा तो डेफिनेटली उसकी फेम हो जाएगी, वो मशहूर हो जाएगा, उसकी शोहरत भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या है, राकेश relentless pursuit of fame and success in his medical career comes at the cost of his father's well-being and happiness। देखिए यहाँ पे कहा है कि ये जो राकेश का फेम है, उसका सक्सेस है, वो एक अच्छा मेडिकल डॉक्टर बना, ये सब उसके बाबा की वजह से है। He prioritizes his professional achievements over his father's desires and comfort, ठीक है। ये सब उसके बाबा की वजह से था। अगर वो डॉक्टर बना है तो उसके बाबा की वजह से, अगर वो मेडिकल के करियर में सक्सेसफुल हुआ है तो वो उसके बाबा के सेक्रीफाइस की वजह से। लेकिन फिर भी जब वो एक डॉक्टर बनता है तो वो क्या करता है कि अपना जो काम है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसको जो है ना अपने बाबा के डिज़ायर्स और कंफर्ट पे प्रायोरिटाइज़ करता है। अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसके बाबा के डिज़ायर्स को कम इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे जो है ना फेम एंड सक्सेस जब बंदे को मिलती है तो बंदा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको अगर हम साइकोलॉजिकल वे में भी ले लें तो बंदा डेफिनेटली चेंज हो जाता है।
लेकिन इसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में सेंसेस में ले सकते हैं, ठीक है। जब वो एक डॉक्टर बना है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट्स के साथ सही तरह से ट्रीट करे, उनकी ट्रीटमेंट करे, उनको टाइम दे। लेकिन दूसरी साइड पे उसके बाबा के साथ टाइम गुजारना, उसके बाबा के कंफर्ट और डिज़ायर्स को देखना भी तो उसकी ज़िम्मेदारी है, दोनों उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन वो एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, एक को कम प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना फेम एंड सक्सेस का रोल ये है कि हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कुछ चीज़ों को कम प्रायोरिटी देते हैं। आप लोगों ने भी अपनी इर्द गिर्द में अपने आसपास में लोगों को नोटिस किया होगा कि जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है ना, या जब बंदे को प्राइड मिलता है तो वो चेंज तो हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली। और इसी सोसाइटी में होने वाली चीज़ को अनीता देसाई ने अपने नावल के अंदर, अपनी शॉर्ट स्टोरी के अंदर हाईलाइट किया है। फिर बात करते हैं अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर, ठीक है, कि यहाँ पे जो ना ऑथर ने क्या राइटिंग स्टाइल यूज़ किया है। सबसे पहले इमोशनल टोन यूज़ किया है, ठीक है। द स्टोरी इवोक्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस बाय पोर्ट्रेइंग द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड डिज़ायर्स। द इमोशनल डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स एड्स रिचनेस टू द नैरेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो ना इमोशनल टोन राइटर ने यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये होता है कि स्टोरी के अंदर एक इमोशनल वो आ जाती है, ठीक है। जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर एक इमोशनल डेप्थ होती है। अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि कितनी इमोशनल वो स्टोरी होती है। जब बाबा अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है तो भी वहाँ पे इमोशनल डेप्थ है, ठीक है। जब वो बेटा सक्सेसफुल हो गया है, जब वो कामयाब होकर अपनी जगह वापस रिटर्न हो गया, तो वहाँ पे भी इमोशनल डेप्थ है, क्योंकि ये सक्सेस होना खुद एक इमोशन है। तो सक्सेसफुल होना एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो डेफिनेटली बंदा जब सक्सेसफुल होता है तो वो इमोशनल होता है, और इसी इमोशनल डेप्थ को बयान किया गया है इस स्टोरी में। और इसके अंदर जो है ना एक नरेटर स्टोरी को नरेट करता है, और द नरेटर इज़ अननोन। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज़ हुए। सबसे पहले विविड इमेजरी यूज़ हुई है, ठीक है। इमेजरी किसी भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स को कहते हैं जब वो हम रीड करते हैं ना तो हमारे माइंड में काइंड ऑफ इमेज बन रहा होता है। The author employs vivid imagery to create a clear picture of the setting and characters. Descriptions of the small yellow house, ठीक है। ये देखें, small yellow house, garden, veranda, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टोरी के अंदर यूज़ किए गए हैं, और इन वर्ड्स की वजह से विविड इमेजरी बन रही होती है। फिर सिम्बलिज्म का यूज़ किया है। द यूज़ ऑफ स्काई ब्लू एम्बेसडर कार and the signboard with Rakesh symbolize his success and wealth, which contrasts with the humble beginnings of his father, ठीक है। फिर हमने स्टोरी पढ़ते हुए हमने ये देखा कि राकेश के वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जिस पे राकेश का नाम लिखा हुआ है, उसकी सारी डिग्रियाँ लिखी हुई हैं, उसका सक्सेस लिखा हुआ है। तो ये क्या सिम्बलाइज़ करता है, बंदे के फेम और सक्सेस को सिम्बलाइज़ करता है। तो इस तरह की सिम्बलिज्म यूज़ हुई भी है। डायलॉग का यूज़ हुआ है। द ऑथर यूजेस डायलॉग इफेक्टिवली टू रिवील द कैरेक्टर्स थॉट्स, इमोशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। द कन्वर्सेशन बिटवीन राकेश एंड वर्मा प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड द थीम्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है। यानी कि जो बाप बेटे के अंदर के दरमियान जो डिस्कशन हो रही है उसको प्रॉपर डायलॉग के फॉर्म में लिखा है, जिससे स्टोरी के अंदर अच्छी मतलब पढ़ने वाले बंदे को अच्छी तरह से समझ आता है, और जो है ना उनके रिलेशनशिप के थीम को भी डायलॉग की वजह से इंटेंसिफाई किया गया है। फिर आयरनी, द स्टोरी इनकॉर्पोरेट्स आयरनी टू हाईलाइट कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, ठीक है। जो दिखता है और जो हकीकत होता है उसके दरमियान में जो है ना कंट्रास्ट पैदा करने के लिए राइटर ने, अनीता देसाई ने, आयरनी का यूज़ किया है। The perceived devotion of Rakesh as a son masks the gradual erosion of filial piety and the true nature of his intentions, ठीक है। अब राकेश की जो डिवोशन है और उसके बाद उसकी जो सक्सेस है, उसकी वजह से उनकी जो फिलियल पाइटी है उसकी ग्रेजुअल इरोजन हो रही है। तो दिस इज़ व्हाट अपीयर्स एंड व्हाट रियलिटी इज़, ठीक है। अपीयर तो ये हो रहा है शुरू में कि राकेश बहुत डिवोटेड सन है, बहुत फरमाबरदार है, लेकिन फिर बाद में जाके रियलिटी कुछ इस तरह की होती है कि वो अपने बाबा को टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है। उस पर खाने पीने की पाबंदियाँ लगा रहा है, उसके साथ बैठ के सही तरह से गपशप नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट appearance and reality, this is how appearance and reality are different. Narrative structure ये है कि the story follows a linear narrative structure unfolding the events chronologically. This straightforward storytelling style allows the reader to engage with the characters development
and the evolving family dynamics narrated in third person by an unnamed narrator. स्टोरी जो है वो अननेम नरेटर नरेट कर रहा है, ठीक है, और इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली नरेट कर रहा है, जिससे हमें पता लग रहा है कि प्लॉट कैसे आगे बढ़ रहा है. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी टेलिंग है कि भाई ये हुआ वो हुआ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल तरह से एक नरेटर ने स्टोरी नरेट की है. फिर इस स्टोरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजिकल इंसाइट, ठीक है. ये स्टोरी सिर्फ बंदे के जो है ना सोशल इंसाइट्स या फिर सोशल एस्पेक्ट फोकस नहीं करता, बल्कि साइकोलॉजिकली भी बंदे को इस स्टोरी में दिखाया गया है, ठीक है. वो किस तरह से कि द स्टोरी डेल्व्स इनटू द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, पर्टिकुलरली द डायनेमिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. इट ऑफर्स इंसाइट्स इनटू द मोटिवेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ड्राइविंग द कैरेक्टर्स एक्शंस, ठीक है. स्टोरी के अंदर जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं ना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया है कि स्पेशली पेरेंट्स चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप होता है. अब पेरेंट्स चिल्ड्रन का जो रिलेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन इसलिए है, और कॉम्प्लेक्स रिलेशन तब है जब वो आपस में सही से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, जब उनके आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, जब उनके दरमियान जनरेशन गैप ज़्यादा है, ठीक है. आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या नोटिस किया होगा कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, जिन बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, डराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मारने पीटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो आपस में फ्रेंडली रहते हैं, बातें शेयर करते हैं, ठीक है, अच्छी जिनकी रिलेशंस होती हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, वो बच्चे ज़्यादातर साइकोलॉजिकली ना अच्छे होते हैं, ठीक है. ऐसे बच्चों को कॉग्निटिव समझने में या फिर स्टडीज़ में भी स्पेशली मसले नहीं आते हैं. तो मतलब ये है कि पेरेंट्स चिल्ड्रन का जो रिलेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, और इसके अंदर साइकोलॉजी भी इस तरह से काम करती है कि अगर हमारा ये रिलेशन सही है ना, तो मतलब ये कि हमारी साइकी भी सही होती है, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होती है. तो इस साइकोलॉजिकल इंसाइट को भी स्टोरी के अंदर पेश किया है. सपोज़ राकेश और वर्मा जी का रिलेशन अच्छा नहीं होता शुरू में. सपोज़ राकेश जो है वो अपने पेरेंट्स का एक फर्माबरदार बेटा नहीं होता. सपोज़ वर्मा जी अपने बेटे को सपोर्ट नहीं करता. सपोज़ वर्मा जी अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता. सपोज़ वर्मा जी अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए उसको सपोर्ट नहीं करता. तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता? नहीं. वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया क्यों? क्योंकि उनका शुरू में अपने फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा था, ठीक है. उनके रिलेशंस में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे उसकी सक्सेस और फेम में जैसे जैसे उसका सक्सेस और फेम बढ़ता गया, जैसे जैसे वो अपनी डेली लाइफ में बिज़ी होता गया, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ, हॉस्पिटल के साथ, तो तब जाके जो है ना उनकी रिलेशन, उनका जो अपने बाबा के साथ रिलेशन था उसके अंदर गैप बढ़ गया. तो इस गैप बढ़ने की वजह से स्टोरी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई, ठीक है. फिर हम एक दफ़ा कैरेक्टर एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो राकेश है, ठीक है, मेन कैरेक्टर है, एक डिवोटेड सन है, एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है. उनके बाबा हैं वर्मा जी, लेकिन उससे पहले राकेश की वाइफ हैं जो कि एक अनएजुकेटेड विलेज गर्ल हैं, प्यारी भी नहीं है, एक डॉक्टर की बीवी हैं. इनकी मैरिज अरेंज मैरिज हुई है राकेश के मामा के कहने पे. कितना अच्छा था. इसके अलावा वर्मा जी हैं. वर्मा जी जो है राकेश के फादर हैं, एक केरोसिन सेलर हैं, हार्ड वर्किंग हैं और अपने बेटे के प्रोग्रेस के साथ खुश हैं. फिर वर्मा जी की वाइफ हैं, यानी कि राकेश की मदर हैं, एक नॉर्मल हाउस वाइफ हैं. और मिस्टर भतिया हैं, नेक्स्ट डोर नीबर हैं, ठीक है, इनके हमसाए हैं. और मिस्टर वर्मा जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि अपने दुख सुख वर्मा जी के साथ शेयर करता है, और वर्मा जी भी अपने दुख सुख मिस्टर भटिया के साथ शेयर करता है. लेकिन हम इन सब कैरेक्टर्स को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे जो कि राकेश और वर्मा जी हैं. अच्छा, सबसे पहले राकेश. बेस्ड ऑन द टाइटल, राकेश अपीयर्स टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. जब हम टाइटल को देखते हैं ना, अ डिवोटेड सन, तो टाइटल में भी राकेश की बात हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि राकेश जो है वो क्या है, मेन कैरेक्टर है. ही डज ड्राइव सम ऑफ द एक्शंस एंड विदाउट हिम द स्टोरी वुडंट हैव अ पॉइंट. इसके बगैर स्टोरी के अंदर प्लॉट डेवलप नहीं होता, तो इसलिए ये मेन कैरेक्टर हैं. बट ही डजंट एक्सपीरियंस चेंज विदाउट द नेरेटिव, चेंज थ्रू द नेरेटिव. ही इज़ राउंड बट ही इज़ नॉट डायनेमिक. ये एक राउंड कैरेक्टर है, ठीक है. राउंड कैरेक्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर चेंजिंग आ जाती है, और फ्लैट कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर कहते हैं जिसके अंदर चेंजिंग नहीं आती है. तो ये क्या है, एक राउंड कैरेक्टर है, लेकिन नरेटर ने खुद ये नहीं बताया है कि इसका इंटेंशन क्या था, ये एक पूरा बेटा बन गया था. नरेटर ने ये नहीं बताया,
लेकिन जब हम स्टोरी को रीड करते हैं तो हमें खुद पता लगता है कि इसके बिहेवियर में चेंजिंग्स आ गई हैं, इसका अपने बाबू के साथ उतना पहले की तरह ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है. his actions from the beginning of the story to the end don't alter. ठीक है, इसके जो एक्शंस है वो अल्टर नहीं करते. वो आखिर में भी अपने बाबा के रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मसला ये है कि बॉन्डिंग वीक हो गई है. He continues to be devoted to his father. Every action he performs is to make his father proud. He touches his father's feet to pay him respect and to let him know that he values him and wouldn't be successful without him. ठीक है, ये जब भी सक्सेसफुल होता है, जब भी इसका रिज़ल्ट आता है, तो ये अपने बाबा के पैर टच करता है, जो कि इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को शो करता है. ठीक है, कि वो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए उनके पैर टच करते हैं. तो ये इंडियन कल्चर को भी शो कर रहा होता है और उसके रिस्पेक्ट को भी शो कर रहा होता है. फिर बात करते हैं अबाउट द वर्मा जी. वर्मा इज़ ए डायनेमिक राउंड कैरेक्टर. इसके अंदर भी चेंजिंग आई है. हु चेंजेस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी टू द एंड. ये शुरू से आखिर तक चेंज हो गया है. ठीक है, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट इन दैट एवरी एक्शन इन द स्टोरी इम्पैक्ट हिम इन सम वे. In the beginning, he is proud of his son and wants everyone to know how devoted his child is because it makes him the center of attention and bring him glory. ठीक है, कुछ लोग या कुछ क्रिटिक्स या कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के मुताबिक वर्मा जी प्रोटैगनिस्ट हैं. ये जो है ना नोबल के हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं. लेकिन फिर कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ में अगर देखें तो राकेश इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है. लेकिन वर्मा जी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि ही इज़ अ राउंड कैरेक्टर. ठीक है, शुरू में ये अपने बेटे के साथ खुश था, लेकिन स्टोरी के एंड होने तक ये अपने बेटे के साथ उतना खुश नहीं होता है जितना पहले था. इसको ये लगता है कि इसको डॉक्टर मैंने बनाया, इसके लिए सेक्रीफाइस मैंने किया, इसको पढ़ाया सिखाया मैंने, इसको पढ़ाया लिखाया मैंने, और ये अभी मुझे टाइम नहीं दे रहा है. तो इसकी थिंकिंग में, इसके परसेप्शन में चेंजिंग आ गई है. ठीक है, और ये जो है ना अपने बेटे के सक्सेस के बारे में सबको बताता है, प्राउडफुली बताता है. और जो है ना फिर जब आखिर में आके इसको लगता है कि इसका बेटा इसको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो फिर इसका जो दोस्त था मिस्टर भटिया, उससे भी ये बातें शेयर कर रहा होता है. तो ये भी जो है ना एक टिपिकल इंडियन कैरेक्टर है. ठीक है, एक टिपिकल इंडियन फादर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वर्मा जी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हु इज़ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. अब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं. एक तरह से, एक पर्सपेक्टिव से हम ये कह सकते हैं कि राकेश प्रोटैगनिस्ट है, दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्मा जी प्रोटैगनिस्ट है. ठीक है, राकेश का प्रोटैगनिस्ट हम इसलिए कह सकते हैं, सबसे पहली बात ये कि टाइटल में भी इसके बारे में बात हुई है, सक्सेस भी इसकी ज़्यादा है, फेम भी इसको मिला है, मेन कैरेक्टर भी ये है. ठीक है, ये अपने बाबा का फर्माबरदार भी है, ये एक हार्ड वर्किंग भी है. तो ये क्वालिटीज़ इसको प्रोटैगनिस्ट बनाती हैं. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वर्मा जी प्रोटैगनिस्ट है. क्यों? क्योंकि इसने अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस किया है, अपने बेटे की सक्सेस में इसका बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है, और जो है ना इसने अपने बेटे को इतना सपोर्ट किया कि वो एक डॉक्टर बन गया, उसका अपना करियर बन गया. तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्मा जी प्रोटैगनिस्ट है. तो जैसे मैंने पहले बताया ना कि हम जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें ठीक है, तब ठीक है जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हो. तो आप पे डिपेंड करता है कि आप राकेश को प्रोटैगनिस्ट मानते हैं या वर्मा जी को. लेकिन जिसको भी प्रोटैगनिस्ट माने, अपने आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रखें. स्पेशली अगर आप पेपर में लिख लें, तो आपने जब ये बताया कि राकेश या वर्मा जी में से कौन सा प्रोटैगनिस्ट है, तो आप उनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स भी रखेंगे, तब आपकी बात सही होगी. ठीक है, अब टाइटल को देखते हैं कि अ डिवोटेड सन. टाइटल से हमें ये पता लगता है कि ये बेटे के बारे में बात हो रही है स्टोरी में. तो बेटा कौन था? राकेश, जो कि बहुत डिवोटेड है. स्टोरी के अंदर, टाइटल के अंदर ही डिवोटेड लिखा हुआ है, तो विच मीन्स दैट सन की कैरेक्टरिस्टिक बयान की गई है कि ये एक डिवोटेड सन है. और इसको हम फ्लैट कैरेक्टर कह सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये शुरू में भी डिवोटेड था, आखिर में भी डिवोटेड है. ये शुरू में भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता था, आखिर में भी रिस्पेक्ट करता है. लेकिन फ़र्क इतना है कि वो अपने बाबा के लिए ज़्यादा केयरफुल हो गया, क्योंकि उसकी बीमारी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उसका बाबा सफ़र करे. ठीक है, तो इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, इन आर्ग्यूमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राकेश जो है वो प्रोटैगनिस्ट है. तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रोटैगनिस्ट मानते हैं. आप अगर वर्मा जी को प्रोटैगनिस्ट मानते हैं तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा. आप राकेश को प्रोटैगनिस्ट मानते हैं तो भी बता दीजिएगा. लेकिन मैं डेफिनेटली राकेश को प्रोटैगनिस्ट मानती हूँ, क्योंकि टाइटल भी उसके बारे में है, डिवोटेड भी है, उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो कि उसको एक प्रोटैगनिस्ट बनाती हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नॉट टुडे बट दिस वीडियो. तो यहाँ तक था
the short story A Devoted Son by Anita Desai. That's all. Thank you for watching. Thank you for your time. Like, share, subscribe, comment. Allah Hafiz.